बाजार की चाल का कोई ठिकाना नहीं है। कब किधर चलेगा समझ में नहीं आता है। ऐसा लग रहा था शुक्रवार को कि बिल्कुल तबाही आने वाली है, भयानक गिरावट होगी, ऐसा झटका लगा हुआ है। और सोमवार की सुबह तक लोग आशंकित थे कि अब क्या होगा क्या होगा, लेकिन सोमवार को बाजार फिर घूम गया है। और अब मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट आई है जिसका कहना है कि जून 2026 तक, यानी कि यहां से एक साल बाद करीब करीब, सेंसेक्स 89,000 पर दिखाई देगा। उनका कारण है, उनका कहना है कि अब भारत के बाजार की री रेटिंग होगी। अब री रेटिंग का क्या अर्थ होता है समझिए। सेंसेक्स का 89,000 का टारगेट अगर आप देखेंगे तो जहां है यहां से 10% की बढ़ोतरी उसमें इसके लिए होनी चाहिए। और अगर ये 10% बढ़ोतरी होती है तो इसका अर्थ होगा कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स है, 30 शेयरों का इंडेक्स है, उसमें से जो 30 शेयर हैं उनकी कुल कमाई का हिसाब लगाएं तो, और उसके ऊपर ये भाव जोड़ें तो एक पीई मल्टीपल, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, उसका हो जाएगा 23.5 गुना। यानी जितनी कमाई हो रही है उसके 23.5 गुना पर ये शेयर्स ट्रेड कर रहे होंगे एवरेज में। और ये पिछले 25 साल का एवरेज है कि ये पीई 21 पे रहती है। तो यहां से 23.5 पे होने का क्या अर्थ है? यहां से 23.5 पे होने के दो अर्थ हैं। एक है कि बाजार को उम्मीद है कि भविष्य में भारत की इकोनॉमी बेहतर करने जा रही है, इसलिए अब 21 गुना नहीं 23.5 गुना पे दांव लगाना चाहिए। और दूसरा यह है कि आज की तारीख में जो भाव दिख रहा है, जो कमाई दिख रही है कंपनी की कमाई उससे ज्यादा होने जा रही है। और अगर उससे ज्यादा होने जा रही है तो जो आज 23.5 दिख रहा है, कंपनी की कमाई सामने आने के बाद वो वापस 21 या 20 हो सकता है। तो ये मिलाकर उनका कहना है कि अब भारत का इक्विटी मार्केट, भारत का शेयर बाजार एक स्ट्रक्चरल री रेटिंग की तरफ बढ़ रहा है, उसके लिए एकदम तैयार है या उसके मुहाने पर खड़ा है। अब भारत को री रेट होना चाहिए। और ऐसे में उनका कहना है कि अगले 12 महीनों में सेंसेक्स नई ऊंचाई छूने के लिए, नए शिखर छूने के लिए तैयार है। यानी कि वो नया रिकॉर्ड बनाएगा, जो पिछला रिकॉर्ड था उसको तोड़ देगा। और ये मॉर्गन स्टैनली का नया स्ट्रेटजी नोट है जिसको उसके इक्विटी स्ट्रेटजिस्ट रिधम देसाई और नयंत पारेख ने लिखा है। और जहां उन्होंने ये टारगेट दिया है 89,000 का, जो यहां से 10% ऊपर दिख रहा है। ये जो री रेटिंग और बुलिश फोरकास्ट, 10% का उछाल, 89,000 का सेंसेक्स, 23.5 टाइम्स की पीई, ये बता रहे हैं। इनका कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, आधारभूत बदलाव हो रहे हैं इसकी वजह से, और वो शिफ्ट हो रहा है जिसका ये असर हो सकता है। भारत की इकोनॉमी अब एक बड़ी डेमोग्राफिक प्रोफाइल से, जो एक मजबूत हमारे यहाँ एक कह सकते हैं वर्कफोर्स है, जवान आबादी है, वो कमाने वाली आबादी है, वहाँ से लेकर एक ज़बरदस्त मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि एक सॉलिड, सुदृढ़, अटल अर्थव्यवस्था दिख रही है। और साथ में पॉलिसी एनवायरनमेंट बहुत प्रेडिक्टेबल है, यानी कि पॉलिसी के लेवल पर, सरकारी नीतियों के लेवल पर किसी तरह की अनिश्चितता नहीं दिखती है। जैसा आपको रोड मैप दिख रहा है करीब करीब वैसी ही पॉलिसी जाएगी। इसका एक अर्थ है कि राजनीतिक स्थिरता भी दिख रही है। राजनीतिक स्थिरता या पॉलिसी कंटिन्यूटी की स्थिति कि मान लीजिए कोई बदलाव हो भी जाए, हालांकि फिलहाल तो इसका अर्थ सीधा ही है कि उन्हें, क्योंकि आगे कोई बदलाव के आसार दिख नहीं रहे हैं राजनीतिक नेतृत्व में, इसलिए उन्हें पॉलिसी स्टेबिलिटी भी बहुत क्लियर दिख रही है। और उनका तर्क यह है कि अब दुनिया के कारोबार में, दुनिया में जितना उत्पादन होता है, आउटपुट होता है, उसमें भारत का हिस्सा बढ़ने जा रहा है। और उसके बढ़ने का कारण यही जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, भारत की ज़बरदस्त डेमोक्रेसी है, फंक्शनिंग डेमोक्रेसी है। और जो पॉलिसी है वो आर्थिक स्थिरता पर आधारित नीतियां हैं, उसको देखकर साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, बेहतर हो रहा है, और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा आ रहा है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा जोखिम लेकर कारोबार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि अब भारत को ये एक तरह से बिल्कुल बदलने जा रही हैं, पूरी तरह परिवर्तित कर देगी या ट्रांसफॉर्म कर देगी एक ज़बरदस्त, दुनिया की सबसे ज़्यादा चहेती कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट में। आने वाले कुछ दशकों में भारत सबसे
जिसको कहते हैं सब लोग जहां आना चाहेंगे या सब लोग जिससे कारोबार करना चाहेंगे, सबकी इच्छा होगी कि भाई भारत से काम न किया, भारत से लेन देन न किया तो क्या किया। ये परिस्थिति कुछ अगले दशकों में आ जाएगी। और इसके साथ ही भारत अपना एनर्जी ट्रांजिशन यानी कि पारंपरिक एनर्जी के सोर्सेस से, कोयले से, तेल से न्यू एनर्जी की तरफ, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहा है बहुत तेज़ी से। और इसका जो जीडीपी में कर्ज और जीडीपी का रेशियो है वो सुधरेगा, और साथ में जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का यानी उत्पादन का, फैक्ट्रियों के आउटपुट का हिस्सा भी बढ़ेगा। ये मिलाकर भारत को एक ज़बरदस्त पोजीशन दे रहा है दुनिया के नक्शे पर, दुनिया की इकोनॉमी में, और इसी से भारत के लिए एक ज़बरदस्त भविष्य उनको दिखाई पड़ रहा है। और साथ में जो ऑयल जीडीपी जिसको कहते हैं कि तेल पर आधारित अर्थव्यवस्था, उस हिस्से का वो हिस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे तेल पर निर्भरता कम होती है वैसे वैसे हम फॉरेन एक्सचेंज पर हमारा जो दबाव है कि विदेशी मुद्रा के भरोसे रहते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारा तेल खरीदना होता है, वो बढ़ता है। और साथ में सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, फिस्कल कंसोलिडेशन बढ़ रहा है, यानी कि सरकार का खर्च और सरकार की कमाई में संतुलन बढ़ता जा रहा है। ये सारे जो ट्रेंड्स हैं ये मिलकर भारत का सेविंग और इन्वेस्टमेंट का इम्बैलेंस, यानी कि जो बचत होती है और जो निवेश होता है, इसके बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए कि बचत जिस हो रही है उसी अनुपात में निवेश बढ़े और उसी अनुपात में प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो ये अच्छी तरह से बढ़ेगा तो जो इंटरेस्ट रेट हैं, रियल इंटरेस्ट रेट हैं, वो भी नीचे रहेंगे और उससे ग्रोथ को और कंजम्पशन को दोनों को सहारा मिलेगा। इसी के साथ में महंगाई पर भी एक तरह से काबू रखा जाएगा, या महंगाई में अनिश्चितता कम हो रही है, जो इन्फ्लेशन की वोलेटिलिटी है वो कम हो रही है, क्योंकि सप्लाई की तरफ से यानी कि सप्लाई सुधर रही है, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल मैनेज की जा रही हैं, और दूसरी तरफ पॉलिसी के चेंजेस जो हैं वहाँ इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो करता है रिजर्व बैंक करता है और भारत सरकार की तरफ से है। तो ये आने वाले वर्षों में और बेहतर परिस्थिति को जन्म देंगे। तो ऐसे में तेज़ रफ्तार ग्रोथ और कम अनिश्चितता और साथ में इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, तो ये मिलाकर फिर मल्टीपल बढ़ता है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल, यानी वही जो सेंसेक्स का पीई जो 21 होता था अब वो 23.5 की तरफ जाएगा, तो गलत नहीं होगा। ये मॉर्गन स्टैनली की इस नोट का निष्कर्ष है। और साथ में उनका ये भी कहना है कि हालांकि इस वक्त शुरुआत में कुछ कमज़ोरी दिखाई पड़ी आपके जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं कंपनियों के नतीजों में, कंपनियों की कमाई में, लेकिन अब ऐसा लगता है कि साइकिल बॉटम आउट हो रहा है। ये कहना है इनके उधम देसाई और नयन पारेख दोनों का। हालांकि इसमें बहुत सारे लोग शायद अभी कन्विंस ना हो, या जो मिड कैप और स्मॉल कैप मार्केट है वो कन्विंस ना हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ही समय में अब भारत का जो बाज़ार में लोगों का कॉन्फिडेंस है वो दोबारा जाग सकता है, यहाँ से नई रफ्तार बाज़ार पकड़ सकता है और उसके बाद वो वहाँ पहुँच सकता है जहाँ इनको उम्मीद है, जो इन्होंने टारगेट दिया है। बेस केस टारगेट है, ध्यान रखिएगा, इनका बेस केस टारगेट है 89,000 का, जिसमें 23.5 गुना पीई हो जाएगी, और इसके साथ वो प्रीमियम दे रहे हैं। इस सिनेरियो में ये 50% प्रोबेबिलिटी इनको दिख रही है कि ये बेस केस टारगेट अचीव होगा। दूसरी तरफ बुल केस सिनेरियो इनका है 1 लाख का, उसको भी ये 30% प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं, यानी 10 में 3 इनको अनुमान है कि शायद बुल केस बन जाए और ये 1 लाख पे चला जाए सेंसेक्स। वो फिर एक नई कहानी होगी, और उसका कारण ये बताते हैं क्या परिस्थिति होगी अगर कच्चा तेल $65 पर बैरल से नीचे रहता है। दुनिया भर में जो व्यापार के टेंशन चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो तनाव कम हो जाता है और भारत अपने आर्थिक सुधारों की रफ्तार तेज करके अपनी ग्रोथ को और तेज करता है। तो ऐसे में भारतीय कंपनियों की कॉर्पोरेट एनुअल ग्रोथ जो है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की एनुअल ग्रोथ अब 2028 तक 19% के रेट पे जा सकती है। लेकिन तीसरी एक संभावना भी ये रिपोर्ट दिखा रही है, और वहाँ वो कहते हैं बेयर केस सिनेरियो है, हालांकि 20% चांस है इसका सिर्फ। वो कह रहे हैं कि अगर सेंसेक्स 70% तक गिर जाएगा, ऐसे में
जहां अर्निंग ग्रोथ गिर के 15% हो सकती है और वैल्यूएशन भी दब सकते हैं अगर सामने से इकोनॉमी में चुनौतियां आती दिखाई पड़े। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।